गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका ज्योग्राफी का लेसन है, आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन यानी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसका पार्ट 3 आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको इस सेशन के 2 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको इस सेशन के इंपॉर्टेंट मल्टीपल टाइप क्वेश्चन करवाए हैं। साथ ही इस लेसन के जो भी आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवाए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसके आगे के जो आपके इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, तो आज की इस वीडियो में हमें उसके आगे के प्रश्न यहाँ पर देखने हैं। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे यहाँ पर पूछा गया कि भारत में प्रचलित ऊर्जा के 3 महत्वपूर्ण परंपरागत स्रोत कौन से हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो जो भारत में प्रचलित जो आपके ऊर्जा के 3 महत्वपूर्ण और कौन से आपको यहाँ पर बताने हैं परंपरागत स्रोत के बारे में यहाँ पर बताने हैं। तो कौन कौन से आपके यहाँ पर हो जाएंगे, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो भारत में ये जो आपके स्रोत हैं इनका ज़्यादा यहाँ पर प्रचलन होता है, ज़्यादा यहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। तो ये आपके 3 महत्वपूर्ण परंपरागत स्रोत हो जाते हैं भारत में प्रचलित, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है इस क्वेश्चन का। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन क्या हैं। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया कि जो ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन वे हैं जो समाप्त हो जाते हैं, यदि एक बार में ये प्रयोग कर लिए जाएं तो इनका दोबारा उपयोग नहीं हो सकता है। तो आपके जो ऊर्जा के परंपरागत संसाधन क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जो आपका जिनका एक बार आप यूज़ कर लेते हैं फिर उनका दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन होते हैं। तो इनमें आपका क्या क्या आ जाता है, इसमें आपका आ जाता है कोयला और पेट्रोलियम। ये आपके कैसे संसाधन है, ये आपके पारंपरिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि आपका ये समाप्त हो जाते हैं और इनका एक बार अगर आपने यूज़ कर लिया तो दोबारा आप इनका यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपके कैसे साधन हो जाते हैं, ये आपके पारंपरिक संसाधन हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ऊर्जा के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करने वाली तकनीक को किस नाम से जाना जाता है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन टेक्निक यहाँ पर चेंज करती है, उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करने वाली तकनीक को फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आपका यहाँ पर फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। तो नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सूर्य के प्रकाश को किस में चेंज कर देता है, आपका विद्युत में चेंज कर देता है। तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं, उस टेक्निक को आपका कहते हैं फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के नाम से इस टेक्निक को यहाँ पर जाना जाता है। तो नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है और इसका प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो भारत है हमारा उसका सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है और उसका उद्देश्य क्या है, उसका जो उसका प्रयोग है वो किस उद्देश्य से उसका यूज़ किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर है आपका ये आपका भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा आपका सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधोपुर में स्थित है, जहां सौर ऊर्जा से दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त किया जाता है। तो जो आपका ये सौर ऊर्जा जो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पर है आपका, ये आपका भुज के निकट जो आपका माधोपुर है वहाँ पर ये आपका भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थित है। और इसका जो यूज किस उद्देश्य से किया जाता है, तो सौर ऊर्जा से क्या किया जाता है, जो दूध के बड़े बर्तन होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको कीटाणुओं से मुक्त किया जाता है। इसी उद्देश्य से इसका यहाँ पर जो है इसको स्थापित किया गया है। जो आपका भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है कौन सा है आपका, जो आपका है यहाँ पर, ये कहाँ पर है आपका भुज के निकट माधोपुर में ये स्थित है। तो जगह का नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आणविक यानी परमाणु ऊर्जा उत्पादन के 2 केंद्रों के नाम बताइए, या आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के 2 परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम बताइए। तो अगर आणविक लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपसे यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि भारत के 2 परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। और क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर,
आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि भारत के 2 परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम निम्नलिखित है। एक आपका है कलपक्कम और दूसरा आपका यहाँ पर है नरौरा। तो नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। कलपक्कम है आपका एक ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र, और दूसरा आपका यहाँ पर है नरौरा। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा के 2 महत्व बताइए। तो जो आपका सौर ऊर्जा होती है उसके 2 इंपॉर्टेंस के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि सौर ऊर्जा के 2 महत्व निम्नलिखित है। फर्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा है कि सौर ऊर्जा से प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है आपके यहाँ पर इसका महत्व हो जाता है। क्या हो जाता है, जो सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा को किस में चेंज किया जाता है, आपका विद्युत ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में इसको चेंज किया जा सकता है जो सौर ऊर्जा होती है। तो ये आपका यहाँ पर एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और साथ ही साथ जो हमारी सौर ऊर्जा होती है उससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो आपका सौर ऊर्जा होती है उससे आपका क्या नहीं उत्पन्न होता है, प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। तो ये आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर ये हो जाती है। तो ये आपके 2 आपसे यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन में कि 2 महत्व बताइए सौर ऊर्जा के। तो आपके ये 2 पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन, इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि खनिज संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो आपको यहाँ पर जो खनिज है उसके संरक्षण के क्या उपाय हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, खनिज संरक्षण के 2 उपाय आपके यहाँ पर निम्नलिखित है। फर्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त तकनीक का प्रयोग और कबाड़ धातुओं का उपयोग। तो अगर आपका जो खनिज है उनका अगर हमें संरक्षण करना है तो सबसे पहले हमें जो इनके संरक्षण के लिए जो भी टेक्निक वगैरह यूज़ की जाती है उसका हमें सही टेक्निक का यहाँ पर यूज़ करना होगा। साथ ही साथ जो कबाड़ धातुएं होती हैं उनका भी यूज़ यहाँ पर करना होगा। ये 2 उपाय हैं यहाँ पर खनिज को संरक्षित करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए। इसके बाद क्या पूछा गया आपसे, इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के ऐसे राज्यों के नाम बताइए जहाँ पवन ऊर्जा की संभावना है। यानी आपको ऐसे राज्यों के नाम बताने हैं पर जहाँ पर पवन ऊर्जा का यूज़ किया जाता है, पवन ऊर्जा वहाँ पर उत्पन्न की जाती है, ऐसे राज्यों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं आपके यहाँ पर, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र। तो भारत के ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पवन ऊर्जा की संभावना होती है, यानी यहाँ पर पवन ऊर्जा होती है, यहाँ पर पवन ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। तो क्या कौन कौन से राज्य हैं आपके यहाँ पर, गुजरात है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र। तो नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा की आदर्श दशाएं कहाँ मिलती हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि भारत में जो ज्वारीय ऊर्जा होती है उसकी आदर्श दशाएं कहाँ पर मिलती है, कौन सी जगह पर मिलती है, उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा की आदर्श दशाएं खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में मिलती हैं। यानी जो ज्वारीय ऊर्जा के लिए सही दशाएं होती हैं, सही वहाँ पर जो वहाँ का जो मौसम होता है किस तरीके से यहाँ पर है, तो ऐसी जगह आपको यहाँ पर बतानी है जो आपका ज्वारीय ऊर्जा के लिए आदर्श दशाएं उत्पन्न कर सके। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है भारत में, तो आपका है एक तो खंबात की खाड़ी है और दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी। तो नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में आपका जो है वो ज्वारीय ऊर्जा की आदर्श दशाएं यहाँ पर मिलती हैं। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है बायोगैस। तो बायोगैस से आप क्या समझते हैं, यानी बायोगैस के बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या लिखा हुआ है आंसर आपका यहाँ पर, बायोगैस जैविक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त ऊर्जा होती है जिसको अल्कोहल और मीथेन ईंधन के रूप में भंडारित किया जा सकता है। तो जो आपका बायोगैस होती है क्या होती है, जैविक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त की जाती है। यानी जो जैविक पदार्थ होते हैं उन्हीं के अपघटन से जो है बायोगैस का निर्माण किया जाता है, उसकी यहाँ पर इसको बनाया जाता है, ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त की जाती है। जिसको आपको जो आपका है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जिसको अल्कोहल और मीथेन ईंधन के रूप में भंडारित किया जाता है। तो ये आपका हो जाता है बायोगैस के बारे में। तो क्वेश्चन जो भी मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि 2 परियोजनाओं के नाम बताइए जिनका भूतापीय ऊर्जा केंद्र के रूप में उपयोग हो रहा है। तो आपको ऐसी 2 परियोजनाओं के नाम बताने हैं जिनका यूज़ कहाँ पर हो रहा है, भूतापीय ऊर्जा केंद्र के रूप में किया जा रहा है। ऐसी 2 परियोजनाओं के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो कौन कौन सी आपकी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, पार्वती घाटी जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरा आपका कौन सा है, पूगा घाटी जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। तो ये ऐसी 2 परियोजनाएं हैं जिनका यूज किसमें किया जा रहा है, भूतापीय ऊर्जा केंद्र के रूप में इनका उपयोग जो है वो किया जा रहा है। एक तो आपका पार्वती घाटी जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है और दूसरा आपका है पूगा घाटी जो आपका जम्मू कश्मीर में है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है,
इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो पूंगा घाटी है कश्मीर के किस क्षेत्र में अवस्थित है। अब देखिए जो आपकी पूंगा घाटी है ये कहाँ पर स्थित है, कश्मीर के कौन से क्षेत्र में स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो जो आपकी पूंगा घाटी है कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है ये पूंगा घाटी जो है कश्मीर के जो लद्दाख क्षेत्र हैं, जो लद्दाख का एरिया है वहाँ पर ये आपकी पूंगा घाटी स्थित है। अब इसके बाद क्या पूछा गया है, इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया कि सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार बताइए। तो जो आपकी सतत पोषणीय ऊर्जा है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या लिखा हुआ कि ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति तथा नवीकरण ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग। तो जो आपका सतत पोषणीय ऊर्जा है उसके 2 आधार क्या हैं आपका, फर्स्ट आपका लिखा हुआ है ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति तथा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता उपयोग। ये आपके सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार यहाँ पर आपको बताए गए हैं। अब इसके बाद क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि किसानों के लिए गोबर गैस संयंत्र के 2 लाभ बताइए। यानी जो गोबर गैस होती है उसका किसानों के लिए 2 लाभ आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आपका क्या लिखा हुआ है कि गोबर गैस संयंत्र के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। आपका क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट आपका लिखा हुआ कि यह स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है। यानी जो आपका गोबर गैस होता है वो क्या करता है, एक तो आपका स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है, साथ ही साथ आपका क्या लिखा हुआ है कि यह खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए कंपोस्ट प्रदान करता है। यानी जो खेतों में हमें खाद वगैरह चाहिए होती है उसके लिए अगर हमें अपने खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने तो उसके लिए क्या करता है, कंपोस्ट प्रदान करता है। यानी जो खाद होती है उसको यहाँ पर ये देता है। तो किसानों के लिए आपके यहाँ पर गोबर गैस संयंत्र इसके 2 इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर लाभ बताने थे। तो ये आपके हो जाएगा, एक तो आपका ये स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है, साथ ही साथ खेतों के लिए अगर हमें उर्वरा शक्ति बढ़ानी है तो उसके लिए ये कंपोस्ट भी प्रदान करता है आपका गोबर गैस संयंत्र। तो ये किसानों के लिए यहाँ पर एक 2 इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर लाभ हो गए। अब इसके बाद क्या पूछा गया है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि भारत को किस ऊर्जा में महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, भारत में यह ऊर्जा किस क्षेत्र में स्थापित है। तो आपसे क्या पूछा गया कि भारत को किस ऊर्जा में महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है और साथ ही साथ वो ऊर्जा जो है वो किस क्षेत्र में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका लिखा हुआ है कि भारत को अब विश्व में पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। किसमें आपका प्राप्त है, इसमें आपका पवन महाशक्ति। तो जो आपकी पवन ऊर्जा होती है उसमें इनको क्या प्राप्त है, भारत को महाशक्ति का दर्जा यहाँ पर प्राप्त है। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। तो जो आपकी यहाँ पर क्या जो पवन ऊर्जा की फॉर्म है वो कहाँ पर है, इसकी विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फॉर्म है। तो ये आपका यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। आपसे यही पूछा गया था ना कि भारत को किस ऊर्जा में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा में। तो पवन ऊर्जा में इनको महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। और ये कहाँ पर स्थित है ये आपका, तो जो आपकी ये पवन ऊर्जा फॉर्म है ये कहाँ पर स्थित है, तो विशालतम पेटी जो है आपकी पवन ऊर्जा फॉर्म की ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक इसके ये जो आपकी पवन ऊर्जा है ये स्थित है। और साथ ही साथ इसके अलावा और कौन कौन से राज्यों में है आपका, इसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फॉर्म है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस सेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे सारे मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस सेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन को लेकर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।